अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ हम खैरियत से होंगे। यहाँ पे हम करने लगे हैं एक केस स्टडी जो कि आपके स्ट्रोक पेशेंट की है। 10 रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद करती हूँ आप डायग्नोस भी कर सकेंगे और सही आंसर भी गेस कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। केस स्टडी क्या है आपके पास? अ 60 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट। अब आपके पास 60 ईयर ओल्ड फीमेल है, वो प्रेजेंट करती है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर। अ 60 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ सडन ऑनसेट ऑफ लेफ्ट साइडेड वीकनेस एंड slurred speech for past 4 hours. She has a history of hypertension and diabetes mellitus. On examination, her blood pressure is 170 to 100 mmHg and she has left-sided hemiparesis and dysarthria. A non-contrast CT scan of the brain shows no evidence of hemorrhage. 60 साल खातून है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रही हैं। लेफ़्ट साइड पे वीकनेस भी है और साथ में उनकी ज़ुबान में यानी कि उनकी स्पीच में स्लर्टनेस भी है। स्लर्ट स्पीच हो चुकी है पिछले 4 घंटों से और उनकी हिस्ट्री भी है कि वो हाइपरटेंसिव भी रह चुकी हैं और डायबिटीज़ मेलाइटिस भी उनको है। और साथ में अब ब्लड प्रेशर जब आप चेक करते हैं आपको 170/100 आता है और साथ में लेफ़्ट साइडेड हेमीपेराइसिस यानी कि पार्शियल वीकनेस जिसे हम कहते हैं वो स्टार्ट हो चुकी हुई है और डिसआर्थरिया डिफ़िकल्टी जो उनके वर्ड्स में है वो भी आपका स्टार्ट हो चुका हुआ है। आप नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराते हैं, आपको पता लगता है कि वहाँ पे एविडेंस कोई भी नहीं है हेमरेज का। तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस बनेंगे, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। तो इस केस सिनारियो को आपने जहन में रखना है। क्वेश्चन 1 ये है कि इस केस के अंदर व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। सबसे पहले आप क्या डायग्नोस करेंगे, ये क्या है? ए ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, बी इस्केमिक स्ट्रोक, सी हेमरेजिक स्ट्रोक, डी माइग्रेन। गेस कीजिएगा आंसर। करेक्ट आंसर है आपके पास बी, इस्केमिक स्ट्रोक है ये। द पेशेंट सिम्टम्स सडन वीकनेस, स्लर्ड स्पीच एंड इमेजिंग फाइंडिंग्स जहाँ पे नो हैमरेज ऑन सीटी स्कैन आर कंसिस्टेंट विद एन इस्केमिक स्ट्रोक। RTIA वुड रिजॉल्व विद इन 24 आवर्स एंड अ हैमरेजिक स्ट्रोक वुड शो ब्लीडिंग ऑन सीटी स्कैन। अगर हैमरेजिक आपका स्ट्रोक होता तो क्या होता? आपको सीटी स्कैन पे ब्लीडिंग नज़र आ रही होती। TIA होता वो रिजॉल्व हो चुका था 24 घंटे के अंदर। और लेकिन जो आपका ये आ रहा है क्या कहते हैं, एक सिम्टम जो आपको जाहिर हो रहे हैं जिसके अंदर सडन वीकनेस थी, स्लर्ड स्पीच थी, ये आपके मोस्ट जो पोटेंशियल आंसर है वो आपका क्या है कि इस्केमिक स्ट्रोक पेशेंट को हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 इससे रिलेटेड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल इमेजिंग मोडालिटी इन दिस केस, इन सच केसेस। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? पेशेंट प्रेजेंट किया, आपने क्या करवाना चाहिए? एक, सबसे पहले आपको एक्सरे देखना चाहिए, बी CT स्कैन देखना चाहिए, सी MRI, डी अल्ट्रासाउंड। क्वेश्चन गौर से पढ़ा हो तो आपको आंसर अभी तक पता चल गया होगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही उसने बता दिया कि आपने क्या करवाया था। आपने फटाफट से नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन करवाया था। तो इस केस के अंदर आपका जो करेक्ट आंसर क्या है कि CT स्कैन करवाएं आप सबसे पहले। अ नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन इज़ द फर्स्ट लाइन इमेजिंग मोडेलिटी टू रूल आउट द हेमरेज बिफोर इनिशिएटिंग थ्रोम्बोलिसिस। आप थ्रोम्बोलिसिस करने से पहले क्या करें? सबसे पहले पेशेंट को नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन करवा लें। ये एक फर्स्ट लाइन इमेजिंग है जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि आप रूल आउट करें हेमरेज है कि नहीं है पेशेंट को। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक इन दिस पेशेंट। अब इस्केमिक स्ट्रोक में भी कौन सी कॉमन टाइप हो सकती है इस पेशेंट के अंदर? ए एम्बोलिक स्ट्रोक, बी थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, सी लैक्यूनर स्ट्रोक, डी हेमरेजिक स्ट्रोक। डी ऑप्शन तो अभी हमने रूल आउट कर दिया कि हेमरेजिक नहीं है, तो एम्बोलिक, थ्रोम्बोटिक या लैक्यूनर। करेक्ट आंसर बी है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होगा। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक स्पेशली इन पेशेंट विद हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ ड्यू टू आर्थरोस्क्लेरोसिस। जो हाइपरटेंसिव और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके अंदर ज़्यादातर जो आपके केसेस होते हैं वो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक के ही होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है कि बी। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is the first line treatment for this patient if she presents within 4.5 hours? यानी 4.5 घंटे के अंदर आपके पास आ जाती है। जब उसके सिम्टम्स ऑनसेट होता है यानी स्टार्ट होते ही सिम्टम्स के 4.5 घंटे के अंदर आ जाती है, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपका क्या होना चाहिए? ए एस्पिरिन, बी थ्रोम्बोलिसिस विद TPA, सी एंटीकोगुलेंट्स, डी ब्लड प्रेशर कंट्रोल। करेक्ट आंसर आपके पास बी कि आप थ्रोम्बोलिसिस करवाएंगे विद TPA। थ्रोम्बोलिसिस विद TPA इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द इस्केमिक स्ट्रोक इफ द पेशेंट प्रेजेंट्स विद इन द थेरेप्यूटिक विंडो। टिश्यू टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या है जिसे TPA कहते हैं? इज अ प्रोटीन दैट फैसिलिटेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is a contraindication for thrombolysis in this patient? अगर contraindication हो जाए कि आप thrombolysis नहीं दे सकते तो क्या contraindication हो सकती है? A hypertension, B diabetes mellitus, C recent surgery within 14 days, D age above 60 years.
करेक्ट आंसर सी है कि रीसेंट सर्जरी विद इन 14 डेज आपकी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन बढ़ सकती है इस पेशेंट के अंदर कि आप उसे थ्रोम्बोलिसिस नहीं दे सकते। रीसेंट सर्जरी इज़ अ कॉन्ट्राइंडिकेशन for thrombolysis due to the risk of bleeding, hypertension, diabetes and age are not absolute contraindications। अच्छा, ये आपके पास कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कुछ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो कि आपको ये बताती हैं कि आप थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी नहीं कर सकते। जैसे कि एब्सोल्यूट के अंदर आपके पास है कि इस्केमिक स्ट्रोक विद लेस दैन 3 मंथ हो चुका हो, कोई प्रायर इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो, नियोप्लाज्म हो, रीसेंट हेड ट्रॉमा, ब्लीडिंग डायस्थीसिस। तो इस तरह के आपके पास अगर हैं ऑप्शन तो वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। और रिलेटिव में क्या है, अबव 75 ईयर एज है ना कि 60, इससे 60 वाला कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। कोई एंटीकोगुलेंट्स पहले से ले रहा है, कोई प्रेगनेंसी है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन विद इन 10 मिनट्स हो चुकी हुई है, 2 से 4 हफ्तों में रीसेंट इंटरनल ब्लीड चल रही थी, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, रिमोट इस्केमिक स्ट्रोक हो चुका है, या कोई 3 हफ्तों के अंदर अंदर कोई मेजर सर्जरी हुई है। वही 3 हफ्ते मतलब आपके 21 दिन के अंदर अंदर कोई सर्जरी हुई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि 14 डेज़ के अंदर सर्जरी हुई है, क्योंकि वो 21 टाइम पीरियड के अंदर ही आता है, तो एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विच आर्टरी इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड इन दिस पेशेंट। इस पेशेंट के अंदर कौन सी आर्टरी होगी जो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि अफेक्ट हुई होगी। ए मिडल सेरेब्रल आर्टरी, बी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, सी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, डी बेसिलर आर्टरी। करेक्ट आंसर ए है कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो होती है वो कॉमनली अफेक्ट होती है। एमसीए इज द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड आर्टरी इन द इस्केमिक स्ट्रोक प्रेजेंटिंग विद कॉन्ट्रालैटरल हेमीपैरेसिस एंड स्पीच डिस्टर्बेंसेस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द स्ट्रोक इन दिस पेशेंट। इस पेशेंट के अंदर सब स्ट्रोक जो हुआ है उसका इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है। ए स्मोकिंग, बी हाइपरटेंशन, सी डायबिटीज मेलाइटिस, डी ओबेसिटी। करेक्ट आंसर बी है हाइपरटेंशन। आपकी स्मोकिंग भी आपको स्ट्रोक की तरफ लेके जाती है। सारे ही जो फैक्टर्स हैं ये आपको प्रोन करते हैं स्ट्रोक की तरफ, लेकिन इस पेशेंट के अंदर जो मेजर कॉज है, जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बोथ इस्केमिक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक्स। ये सारे ही आपके जो हैं स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रोक। इनमें से कौन सी जो है वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन स्ट्रोक की रहती है, यानी पेशेंट के साथ सर्वाइव करती है, एक चीज़ जो है लंबे अरसे तक रहती है कॉम्प्लिकेशन, वो कौन सी है। ए एफेजिया, बी मायोकार्डियल इन्फाक्शन, सी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डी लिवर फेलियर। करेक्ट आंसर आपके पास है ए एफेजिया। एफेजिया जिसे लैंग्वेज इम्पेयरमेंट कहते हैं, इज अ कॉमन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रोक स्पेशली व्हेन द डोमिनेंट हेमिस्फीयर इज अफेक्टेड। Question number 9, which of the following is the most appropriate secondary prevention for this patient। इसके अंदर इन चारों ऑप्शन में से ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन रहेगी पेशेंट के लिए। ए एस्पिरिन, बी वॉफेरिन, सी स्टेटन्स, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है आपके पास डी ऑल ऑफ द अबव। सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर इस्केमिक स्ट्रोक इंक्लूड एस्पिरिन, एंटीप्लेटलेट्स इसे कहते हैं, वॉफेरिन इफ एट्रियल फिब्रिलेशन इज प्रेजेंट, एंड स्टेटन्स टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल एंड प्रिवेंट एथेरोस्क्लेरोसिस। Question number 10, what is the most likely prognosis for this patient if thrombolysis is initiated within the therapeutic window। अगर thrombolysis start हो जाती है within therapeutic window तो क्या prognosis है, patient कैसे recover करेगा। A complete recovery, B partial recovery with residual deficits, C no improvement, D worsening of the symptoms। करेक्ट आंसर बी है partial recovery with residual deficits। While thrombolysis improves outcome, most patient experiences partial recovery with residual deficits such as weakness or speech difficulties। रिकवरी पार्शल होगी लेकिन कुछ डेफिसिट्स रह जाएंगे जिसके अंदर वीकनेस और स्पीच डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं पेशेंट के अंदर। तो ये 10 MCQs थे जिसकी समरी में क्या आपने याद रखना है। स्ट्रोक इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर क्रूशियल फॉर बेटर आउटकम्स, thrombolysis with TPA is the first line treatment if the patient presents within 4.5 hours, secondary prevention include antiplatelets, anticoagulants if indicated and statins। तो ये 10 हम लोगों ने MCQs किए हैं जो कि केस स्टडी की थे। इस तरह की केस स्टडीज़ और भी प्रेजेंट की जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।